गुड मॉर्निंग। हम लोग रीढ़ की हड्डी पढ़ रहे थे, उससे जुड़े हुए हमने शब्दार्थ पर काम किया। अब हम लोग उसके प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। जो किताब में प्रश्नोत्तर है उसमें पहला है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं। ये आप अक्सर देखते होंगे कि लोग कहते होंगे कि हमारा समय ऐसा था, अरे तब तो ऐसे होता था, आजकल तो सब चीज़ ही खराब हो गया। इस तरह की बातें आप करते हुए आज भी सुनते होंगे। ये हमेशा से चला आ रहा है, चाहे वो बात महंगाई की हो, चाहे लोगों के चाल चलन की हो, चाहे संस्कारों की हो। हर चीज़ में लोग पुराने ज़माने से तुलना करते कि अरे हम लोग तो पैदल ही स्कूल चले जाया करते थे, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोगों के समय में अंग्रेजी की ऐसी पढ़ाई होती थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम आज भी सुनते रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? अब यहाँ जो कहा गया, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद जब अपने ज़माने की बातें करते हैं तो उसके पीछे उनकी मंशा होती है कि हमारा ज़माना अच्छा था, आज का समय खराब है। या आज भी जो आप सुनते हैं अपने बड़े बूढ़ों से, या जो आपके पहले के पीढ़ी के लोग हैं उनसे, तो उनकी भी यही मंशा होती है कि वो समय अच्छा था, आज का समय खराब है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। हर समय की अपनी स्थितियां होती है। जो भी कालखंड हमारे जीवन में बीतता है उसकी अपनी स्थितियां होती है। उस समय क्या उपलब्ध था, क्या संसाधन थे, कैसा माहौल था, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। जरूरी नहीं है कि आज भी वही चीज़ें महत्वपूर्ण हो, वैसा ही माहौल हो। तो ये तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। समय हर दिन बदलता है। समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है एक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, हर कुछ विकसित होता रहता है। वो ज़रूरी नहीं है कि सबको अच्छा ही लगे उसका विकसित होना। तो इस कारण से लोग ऐसा कहते हैं, जिनको थोड़ी सी असुविधा हुई तो वो अपने ज़माने को अच्छा और उस असुविधा के कारण अभी के समय को खराब कह देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि जो वो समय था, पहले का जो समय था, उस समय की स्थितियाँ अलग थी, आज की स्थितियाँ अलग हैं। पहले के समय में दवाइयाँ कम होती थी, डॉक्टर कम होते थे, अस्पताल कम होते थे, इलाज कम बीमारियों के थे, तो लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाया करते थे। आज लोग उस बीमारी को कुछ समझते ही नहीं। आज किसी को टीबी हो जाए तो कोई परेशान नहीं होता। पहले टीबी होते ही घर के बाहर अलग एक झोपड़ा बना के उसको रख दिया जाता था, जहाँ बाहर से ये लोग खाना जैसे जेल के कैदी को देते हैं वैसे देते थे, और वो खांसते खांसते मर जाता था। टीबी होना मरने की गारंटी माना जाता था। पोलियो, अनेक बीमारियां जो हमने अभी हाल तक देखा है, चेचक से मरते थे लोग, हैजा से, पेट खराब होने से मर जाते थे लोग। तो समय बदला, विकास हुआ, चीज़ें बदली, विज्ञान ने प्रगति की, तो ये शिक्षा ने प्रगति की, लोगों की समझदारी बढ़ी, तो आज ORS पीकर ही हम लोग पेट खराब ठीक कर लेते हैं बिना किसी दवाई के भी। तो चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, उनमें सुधार आता है, उस सुधार को अपनाना चाहिए। वो समय और ये समय अलग अलग थे, ये समझना होगा। ये बिल्कुल गलत है कि वो अच्छा था ये बुरा है। ये बुरा तो हो ही नहीं सकता। हम तो विकास कर रहे हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया कभी बुरी नहीं होती है। चीज़ें बदलती हैं, उससे हो सकता है किसी को असुविधा हो, किसी को सुविधा हो। जो आज जन्म ले रहे हैं उनको सुविधा हो रही है, जो तब थे उनको असुविधा हो सकती है, क्योंकि उनकी आदत बन गई है पैदल चल के स्कूल जाने की, तो उनको मोटरसाइकिल पर हवा तेज़ लगेगी। तो वो कह सकते हैं कि वो अच्छा था, लेकिन इससे तो वो अच्छा नहीं हो जाएगा। एक जो आम जो बुद्धि होती है उसके अनुसार भी। पहले के समय में फ़ोन करने के लिए लोग बाज़ार जाते थे, वहाँ किसी पब्लिक टेलीफोन बूथ से कहीं फ़ोन करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी, ट्रंक कॉल मिलाया जाता था अगर आपको दिल्ली बम्बई फ़ोन करना है। आज आप घर बैठे बैठे अमेरिका वाले से देख के बात कर लेते हैं।
तो खराब कैसे हुआ? शिक्षा व्यवस्था पहले की बहुत बुरी थी। बुरी इस अर्थ में थी, व्यवस्था कितनी बुरी थी कितनी अच्छी थी वो अलग चीज़ है, लेकिन बुरी इस अर्थ में थी कि पहले लोग शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे, उसको महत्व देते नहीं थे। लड़कियों को तो खास तौर से नहीं पढ़ाते थे। इस पाठ में ये स्पष्ट है कि पढ़ी लिखी लड़की को भी कम पढ़ी लिखी बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसकी ज़रूरत क्यों थी? वो समय खराब था अभी के हिसाब से, अभी से इन्फीरियर था, अभी से कम क्वालिटी वाला था, कम गुणवत्ता वाला था। तो उसको अच्छा अभी को बुरा कैसे कह सकते हैं? प्रदूषण बढ़ गया, समाज में विकास होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, उसके लिए काम भी तो आज ही हो रहा है। पहले तो लोग नहीं सोचते थे शेर को मारने में, पेड़ को काटने में, एक बार नहीं हिचकिचाते थे। अगर हिचकिचाए होते तो आज ये हाल होता ही नहीं। काटा तो पहले के लोगों ने है, जंगलों को पहले के लोगों ने साफ किया है, जनसंख्या पहले बढ़ी है। आज तो लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, आज तो कम भाई बहन होते हैं, पहले 9 भाई बहन 10 भाई बहन होते थे। तो आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, पहले लोगों में समझ कम थी, शिक्षा कम थी, जागरूकता कम थी, जानकारी कम थी, और इन सब के जड़ में मुख्यतः शिक्षा था, जिसके कारण ये सब चीज़ें कम थी। तो ये तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। हम लोगों को हर समय को उसमें होने वाले सुधार के साथ अपनाना चाहिए, अपना विवेक जरूर रखना चाहिए, ठीक उससे काम लेना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है। अंधी दौड़ में नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि वो समय अच्छा था अभी वाला खराब है। नहीं, आज का समय बहुत अच्छा है। हमें उस समय को उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, उसमें जो सुधार हुए, उनके साथ अपनाना चाहिए, तब हमें आज का समय अच्छा लगेगा। आप बहुत से बुज़ुर्गों को देखेंगे जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं, उनको तो नहीं बुरा लगता है। जिनसे नहीं हो पाता है वो उसको गालियाँ देंगे, ये क्या लेके हमेशा ऐसे देखते रहते हो यार। वो पढ़े लिखे अगर नहीं हैं तो उनकी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। तो ऐसे लोगों को समझना होगा कि हमारा समय इस मामले में पीछे था, आज उसमें क्रांति आई है, तो आज वो आगे बढ़ा है, तो उसको उसकी अच्छाइयों के साथ अपनाना तर्कसंगत होता है। अच्छी बात ये होती है कि आप जो भी बदलाव है उसको उसकी सकारात्मकता के साथ, उसकी अच्छाई के साथ अपनाइए, जो बुराई है उसको छोड़ते जाइए। इसीलिए आपके दिमाग में बुद्धि है, आपके अंदर जो विवेक है, बुद्धि है, वो उसका काम यही है कि आप अच्छे और बुरे का फ़र्क जान सकें। समय अच्छा और बुरा नहीं होता है, तो ये कहना तर्कसंगत नहीं है। इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा, मैंने तो काफ़ी लंबा चौड़ा बोल दिया, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि वर्तमान समय को हमें उसकी अच्छाइयों के साथ अपनाना चाहिए, तब वो हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा। ये समझना होगा। एक जनरेशन गैप टर्म यूज होता है, पिछले जनरेशन और अभी के जनरेशन में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक द्वंद्व चलता रहता है। तो उससे जो विवेकशील लोग हैं वो बचते हैं, वो बड़े दिल के साथ अपनाते हैं नई चीज़ों को, सुधारों को। खैर, हम लोग आगे चलें। राम स्वरूप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए शिक्षा को राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए उसकी शिक्षा को छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? ये पाठ पढ़ाते समय मैंने इस पर चर्चा की थी कि राम स्वरूप एक आधुनिक विचार वाले व्यक्ति थे। वो स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन करते थे, वो बेटियों की आज़ादी चाहते थे कि वो भी लड़कों की तरह काम करें, शिक्षा प्राप्त करें, आगे बढ़ें, ऐसा वो चाहते थे। लेकिन जब बेटी बड़ी हुई, जब उसको उन्होंने उच्च शिक्षा दिलवा दिया और जब वो बड़ी हुई, तो उनको एक सामाजिक मुश्किल से उनका सामना हुआ। क्योंकि वो एक पिता भी थे, उनकी एक जिम्मेदारी थी कि बेटी की शादी उम्र पर कर देनी है, एक सही उम्र पर। और उस समय जो चल रहा होगा समाज में, तो एक हर समय एक उम्र होता है। आजकल तो 25-30 जितने साल में, चूँकि सभी लोग काम करते हैं तो कोई उम्र का ज़्यादा बंधन होता नहीं है। लेकिन तब तो था कि लड़की 20 साल की हो गई तो मतलब लेट हो गया शादी। तो यह वो दौर रहा होगा जब बाल विवाह से जो एडल्ट होने का एक उम्र, बालिग होने की एक उम्र बना दी गई, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव का समय था ये। तो इन्होंने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाया,
अपने आधुनिक विचार के कारण, अपने जो उनको जो समझ थी उनकी कि लड़कियों को भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसके कारण उन्होंने शिक्षा दिलवा दिया। लेकिन जब वो शिक्षित हो गई तब उनका सामना एक मुसीबत, एक मुश्किल से हुआ जो समाज में था कि इतनी पढ़ी लड़की से शादी कौन करेगा। उनका जो क्षेत्र रहा होगा, उनकी जो क्षमता रही होगी, उसमें जो लड़के वो ढूंढ रहे होंगे, उसमें उनको दिक्कत आई। तो उनकी व्यवस्था हो गई कि वो अंत में थक हार कर उन्होंने सोचा होगा कि अब शिक्षा को ही छुपा लेते हैं। बेटी तो पढ़ गई, ज्ञान तो उसका हो गया, अब तो उसको निकाला नहीं जा सकता है उसमें से, तो किसी को बताने नहीं बताने से क्या फ़र्क पड़ता है। यह सोचकर उन्होंने समझौता कर लिया और उसके शिक्षा को कम करके बताने लगे। तो उनकी व्यवस्था यह थी कि वो एक पिता भी थे, उनको बेटी की शादी भी करनी थी, और समाज में ऐसे लड़के मिल नहीं रहे थे जो एक ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने को तैयार हो। ऐसा परिवार उनको मिल नहीं रहा था, तो वो विवश हो गए कि शिक्षा को छुपाया जाए। तो उन्होंने शिक्षा दिलवाया अपने आधुनिक समझ के कारण, अपने विचारों के कारण। वो इसके समर्थक थे कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इस कारण उन्होंने शिक्षा दिलवाया। और व्यवस्था ये हो गई कि जो समाज का माहौल था वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि लड़कियां इतनी पढ़े लिखें। तो इस स्थिति में वो विवश हो गए कि वो शिक्षा को कम करके बताएं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। अब एक तरफ तो मैंने उनकी व्यवस्था आपको बता दी कि वो क्यों विवश थे, दूसरी तरफ अब उनकी व्यवस्था के उचित और अनुचित होने की बात अलग है। ठीक है, विवश होना एक बात है, लेकिन वो उचित है कि अनुचित, अब उस पर हम लोग बात करते हैं। कि बेटी का रिश्ता उन्होंने तय कर दिया और उससे जिस प्रकार के व्यवहार के, वो चाहते थे कि बेटी उनकी एक साधारण जो घरेलू लड़की होती है उस तरह से आए, सज धज कर, एक दिखावे की चीज़ बनकर आए जिससे लड़के वाले उसको पसंद कर लें, उनको गाना सुनाए, वाद्य यंत्र बजा के सुनाए और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, वो जो पूछे उनका जवाब दे, चुपचाप बोले नहीं, कोई विरोध नहीं करे और चली जाए। तो ये उचित इसलिए नहीं था कि एक तरफ आपने उसको उच्च शिक्षा दिलवाई, तो उच्च शिक्षा दिलवाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि उसने किताबें पढ़ ली, उसको डिग्री मिल गई। उच्च शिक्षा का मतलब होता है कि उसकी समझ ऊंची हुई, उस शिक्षा ने उसको सिखाया कि आपको अन्याय का विरोध करना है। अन्याय का विरोध नहीं करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है, ये उसको उसी शिक्षा ने सिखाया। तो रामस्वरूप जी ने जब उसको शिक्षा दिलवाई तो उनमें यह हिम्मत होनी चाहिए थी, उनको अपने अंदर यह हिम्मत पैदा करनी चाहिए थी कि वो समाज के सामने डटकर खड़े होते और कहते कि मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, आप तैयार हैं तो शादी कीजिए। वो एक अनपढ़ लड़की जैसा व्यवहार नहीं कर सकती है, उसकी अपनी सोचने समझने की क्षमता है, तो ऐसे में वह आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पाएगी। यह उनमें हिम्मत होनी चाहिए। तो ठीक है, दिक्कत होती शादी करने में, गोपाल प्रसाद का डॉक्टर बेटा शादी नहीं करता, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलता जिसका विचार इन चीज़ों को समर्थन देता होगा। ऐसा परिवार जरूर मिलता जो खुद पढ़ा लिखा होता और अपने यहाँ पढ़ी लिखी बहू को लाने का इच्छुक होता। उसके लिए रामस्वरूप जी को धैर्य रखना चाहिए था और हिम्मत दिखानी चाहिए थी, जो उन्होंने हिम्मत बेटी को पढ़ाने में दिखाई, उसको उन्होंने बेकार कर लिया। ऐसा करके उसका महत्व ही खत्म कर दिया, तो ये उचित नहीं है। रामस्वरूप जी को हिम्मत दिखाना चाहिए था, धैर्य रखना चाहिए था। एक आध साल और लगता, थोड़ा ज़्यादा घूमना पड़ता, ज़्यादा लोगों को बताना पड़ता, ऐसा परिवार ढूंढना पड़ता, तो शादी होती। या बेटी को नौकरी करवाते, वो स्वयं कहीं लोग उसको जानते, धीरे धीरे उसकी शादी होती। तो वो हड़बड़ा गए सामाजिक दबाव में कि इस उम्र में ही शादी कर देनी है, इसलिए उनको ये सब मजबूरियां सामने आई उनके। तो ये उचित नहीं था। हाँ, तो यहाँ बात थी कि वो जैसे व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे, मैं थोड़ा आगे चला गया, तो वो जैसे व्यवहार की अपेक्षा कर रहे थे वो एक पढ़ी लिखी लड़की से करना उचित नहीं था। उनको ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए थी, नहीं तो वो नहीं पढ़ाते।
अगर आपने शिक्षा दिलवाया तो एक शिक्षित लड़की वैसा ही व्यवहार करेगी जैसे उसने शिक्षा पाई है। ऐसा नहीं कि वो उदंडता कर रही थी, लेकिन उसको तो ये समझ होगा ना कि मुझसे ये शोपीस की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। मैं एक पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर बनने लायक लड़की हूँ। उस जमाने में ग्रेजुएट लड़की को नौकरी मिल जाती थी। ग्रेजुएट होना एक डिग्री होता था उस समय, तो ये उचित नहीं था। अगला प्रश्न है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी को की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। बिल्कुल समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि विवाह एक सामाजिक बंधन है, एक व्यापार नहीं है, एक नौकर खरीदने जैसा नहीं है जैसा पहले इटली वगैरह में होता था या हर जगह होता था। गुलामों को खरीदा जाता था काम करवाने के लिए। हर तरह के काम के लिए अलग अलग तरह के गुलाम खरीदे जाते थे। स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा सब खरीदे जाते थे और उनसे काम करवाया जाता था। जब उनको खाना दिया जाता था, काम करवाया जाता था। तो ये तो ठीक नहीं है। विवाह एक पवित्र बंधन है, एक पवित्र रिश्ता है जो समाज में जरूरी है, जिसका औचित्य है, जिसकी प्रासंगिकता है। तो वो बिजनेस तो बिल्कुल नहीं है कि हम इतना पैसा दहेज लेंगे तब आप शादी करेंगे। हमारा बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है तो हमने इतना खर्च किया होगा तो आपको इतना। अरे खर्च आपने किया है, इज्जत आपको मिलेगी, तो फिर आप इसको बिजनेस की तरह क्यों ले रहे हैं? तो ये बिल्कुल अपराध है। तो एक तरफ जो गोपाल प्रसाद हैं वो बिजनेस मानते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। शादी विवाह तो एक पवित्र बंधन है, एक सामाजिक रीति है जिसके बिना समाज नहीं चल सकता है। क्या कोई अगर लड़कियां मना कर दे कि हम दहेज दे के शादी नहीं करेंगे तो क्या लड़के कुंवारे रह पाएंगे? और रहेंगे तो क्या समाज चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए भी उतना ही जरूरी है शादी करना जितना कि लड़कियों के लिए जरूरी है। ये तो ज़बरदस्ती अपने सर पर ले लेते हैं कि नहीं, लड़की का कुंवारी रह जाना या ज़्यादा दिन हो जाना, शादी नहीं होना इज्जत का सवाल हो गया। ये तो किसी ने कहा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है किसी धर्मशास्त्र में। तो ये गलत है। विवाह को बिजनेस मानना बिल्कुल अपराध है। दूसरी ओर लड़की के पिता भी विवाह को ही महत्वपूर्ण मानकर, मतलब उसी उम्र में विवाह को महत्वपूर्ण मानकर शिक्षा को छुपा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने जब उच्च शिक्षा दिलवाई तो उनको समाज के सामने यह बात बताने की हिम्मत रखनी चाहिए थी और धैर्य रखना चाहिए था। बेटी का विवाह तो होता ही, अच्छे गुणों के कारण किसी का ऐसा थोड़ी हुआ है कि बुरा हो जाता है। अच्छे गुण हमेशा लाभ ही देते हैं। तो ये एक अच्छा गुण है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की थी, तो उनको नहीं छुपाना चाहिए था। वो छुपाकर उस समाज के सामने झुक रहे थे, उसकी कुरीति को रोक नहीं रहे थे, बल्कि उसको बढ़ने में मदद कर रहे थे। वो एक अपराध ही है। आप अगर अन्याय सह रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो अन्याय करने वाले का मन तो बढ़ेगा, वो उसको सही मानेगा, उचित मानेगा और आगे और करेगा। तो इसलिए रामस्वरूप भी उतने ही बड़े अपराधी थे जो गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का मन बढ़ा रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। झूठ बोलकर, अपने बेटी के गुणों को छुपाकर, उसको उसके लायक बताकर, तो ये तो उसको बढ़ावा दे रहे थे उनके अपराध को। तो ये बिल्कुल अपराध है। दोनों समान रूप से अपराधी हैं। इनको उनका विरोध करना चाहिए। नहीं, विवाह बिजनेस नहीं है। मेरी बेटी इतनी पढ़ी लिखी है, आपका बेटा भी पढ़ा लिखा है, हम किसी तरह के दान दहेज की बात नहीं कर सकते हैं। आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखा, मैंने भी योग्य बनाया बेटी को, आप विवाह कीजिए। तो ऐसा नहीं करना अपराध ही था। इसके पीछे एक पंक्ति की बात यही है कि अन्याय को सहना अन्याय करने के बराबर है, अपराध को सहना अपराध करने के बराबर है। उसका विरोध होगा तभी उसका मनोबल गिरेगा और तभी वो अपराध रुकेगा। तो इसलिए दोनों समान रूप से अपराधी थे। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करती है? या उमा ने रीढ़ की हड्डी एकांकी में ऐसा क्यों कहा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा ये कहना चाहती है
मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय यह कहा था कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी को सबसे प्रमुख अंगों में से एक माना जाता है, जो मनुष्य के सीधा खड़े रहने में मदद करता है। उसके बिना आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते हैं, आप खड़े ही नहीं रह सकते हैं। आपका पैर ठीक रहेगा लेकिन आप खड़े नहीं रह पाएंगे। आपका ये जो कमर के ऊपर का हिस्सा है वो लुंज पुंज हो जाएगा। तो सीधे खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है। सीधे खड़े होने का मतलब होता है कि आप शान से खड़े हैं, आप गलत चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। सीधे खड़े हो रहना इस बात का प्रतीक होता है कि आप गलत चीज़ का विरोध कर रहे हैं, अच्छी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये गुण तो शंकर में थे नहीं, वो तो एक खुद ही चरित्रहीन था, लड़कियों के हॉस्टल में ताका झांकी करता था। और यहाँ आकर वो अपने पिता की हाँ में हाँ मिला रहा था, जबकि वो डॉक्टरी पढ़ रहा था, एक उच्च शिक्षा प्राप्त लड़का था और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और ऐसी दकियानुसी बातों में हाँ मिला रहा था। तो उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी, अपनी कोई इच्छा नहीं था, अपना कोई स्टैंड नहीं था कि वो कहता कि नहीं पिताजी ये गलत है, ये अन्याय है, शादी मुझे करनी है। ठीक है, आप पिता हैं, आपकी पसंद इसमें महत्व रखती है, लेकिन ये अन्याय मत कीजिए। वो शिक्षित है तो क्या हुआ, मैं भी तो शिक्षित हूँ, उसका भी अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। मैं एक शिक्षित लड़की से विवाह करूँगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरा जीवन सफल होगा। तो ऐसा नहीं कहा उसने, वो बस हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। वो पिता की सभी बातों को स्वीकार कर रहा था चुपचाप और हाँ में हाँ मिला रहा था। दूसरी बात कि उसके बारे में जो कहा उमा ने कि ये लड़कियों के हॉस्टल में जब पकड़ा गया तो नौकरानी के पैर पकड़ लिए, उसमें हिम्मत नहीं थी। एक तो वो ताक झांक करने गया, वो गलत था, और जैसे ही उसके ऊपर पड़ी बात तो वो नौकरानी के पैरों पर गिर गया। तो ऐसे आदमी में क्या दम होगा, क्या रीढ़ की हड्डी होगी? जो थोड़े से डर के कारण किसी के भी पैर पर गिर जाए तो उसका तो अपना कोई सिद्धांत, कोई उसूल है, ऐसा काम क्यों करेगा कि उसको इस हद तक गिरना पड़े? ये भी एक कारण था कहने का। और दूसरा ये था कि वो अपने पिता के गलत बातों में हाँ में हाँ कर रहा था। उसकी अपनी कोई सोच नहीं थी, उसके अपने कोई सिद्धांत नहीं थे, उसका अपना कोई स्टैंड नहीं था कि मैं ऐसे अपने जीवन में करूँगा। ये उसकी कोई सोच थी ही नहीं उसके पास। तो इसलिए उमा ने क्षुब्ध होकर कहा कि घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके बेटे की बैकबोन है कि नहीं, रीढ़ की हड्डी है कि नहीं। तो इसका कारण यही था। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की, मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में ज़्यादा करना ठीक नहीं रहेगा। 5 प्रश्नों का हमने कर लिया, 5 का कल करते हैं, नहीं तो एक दिन में ज़्यादा करने से फिर आप भी नहीं समझ पाएंगे और मैं तो समझा ही दूंगा लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और भी प्रश्न जो आपके दिमाग में आए इस पाठ को पढ़ते हुए उनको मुझसे साझा कीजिएगा, उनका उत्तर खुद से सोचिएगा, जिससे कि आप और बेहतर समझ पाएंगे पाठ को। आज इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।